आज हमारे बीच हैं रुचिका जैन, इनसे करेंगे बातें। ये है यंग माउंटेनियर। रुचिका, ये बताओ कि उदयपुर में रहते हुए पर्वतारोहण का शौक कब और कैसे लगा? नमस्कार सर, मैं रुचिका जैन उदयपुर राजस्थान से। और पर्वतारोहण का शौक 2018 में जब धर्मशाला की एक छोटी सी पहाड़ी त्रिउंड में जब गई थी, तब पहली बार लगा कि ये कुछ इंटरेस्टिंग है और ये कुछ मज़ेदार चीज़ है जो की जा सकती है जीवन में। और उसके बाद में हमने बहुत सारे हिमालयन ट्रैक्स करें। उसके बाद में रिसेंटली माउंट कुन 6500 मीटर पर कंप्लीट किया। रुचिका, इसकी प्रेरणा कैसे और कब मिली? सर, इसकी प्रेरणा की बात करूँ तो पहाड़ हमेशा आपको कुछ न कुछ जीवन में सिखाते हैं। जैसे हमारा जीवन कठिनाई भरा होता है और हम कभी कभी लगता है कि ये सब क्या है जीवन में, उसी तरह से पहाड़ भी बहुत प्रेरणा हमें देते हैं। मेरी माता श्री मिसेस आशा जैन, जो बिजनेस वुमन है, जो अपना काम सिंगल पेरेंट है, जिन्होंने बचपन से हमें सिखाया है कि जीवन में कुछ भी हो जाए आपको हार नहीं माननी है, तो वो मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। जी सर। माता जी ने पर्वतारोहण कर रही हो, इस बात की सहमति दे दी और इस बात के लिए हाँ भी कर दी कि इसी में आगे कुछ करो? देखिए, जब हम राजस्थान में रहते हैं तो हमें टिपिकली यही सिखाया जाता है कि आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, अपना जॉब करिए, अपनी शादी करिए और अपना घर बसाइए। पर जनरली क्या होता है ना कि ये सिंपल लाइफ लगती है थोड़ी, और ऐसा लगता है कि शायद इससे ज़्यादा कुछ अच्छा किया जा सकता है और आपके अंदर इससे ज़्यादा पोटेंशियल है कि आप ये सब तो करना ही है, ये तो जीवन का पार्ट है। लेकिन इसके अलावा आप जीवन को किस तरीके से एक एडवेंचरस और एक अच्छा जीवन बनाते हैं जिसमें आपके पास लाखों स्टोरीज हो बताने के लिए आपके आने वाली जनरेशन को। तो जब मैं बात करती हूँ कि माताश्री से जब मैंने पहली बार माउंटेनियरिंग के लिए परमिशन ली, आप परमिशन भी मत पूछिए उसे, वो एक लेटर मात्र था कि वो हम छोड़ के गए थे घर पर कि हम 7 दिन में फिर से लौट आएंगे। और रहमत है कि लौट आए हम उस दिन भी और अभी भी। तो मुश्किल तो थोड़ा रहता है घर वालों को मनाना, क्योंकि यहाँ उन्होंने कभी ऐसा पहले देखा नहीं है एनवायरनमेंट की पहाड़ कोई लड़की चढ़ रही है या समाज में कोई ऐसा कोई कर रहा है, तो उन्होंने कभी देखा नहीं है। जब उनकी बच्ची पहली बार कर रही है तो उन्हें एक डर तो लगता है कि कैसे करेगी, क्या खाएगी, और कुछ हो गया तो क्या करेंगे हम लोग। तो एक उनको समझाना, उनको विश्वास दिलाना कि ऐसा कुछ नहीं होगा और हम जीत कर आएंगे, हम फतेह करके आएंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो यही वजह है कि पिछले कुछ ट्रैक्स में तो, शुरू के ट्रैक्स में तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला, घर वालों से लड़ झगड़ के जाना पड़ता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्हें पता चला कि ये नहीं सुनने वाली है, ये तो करेगी, इसको अगर पर्वतारोही पसंद है तो ये ज़रूर इसमें अपना कुछ अच्छा ही करेगी। तो उन्होंने परमिशन दी और इस बार तो जब मैं गई और जब आई तो बाकायदा पूरे परिवार ने इसे खुशी से मुझे भेजा और खुशी से स्वागत भी किया। तो यही होता है जब आप कोई चीज़ शुरू करते हैं और शुरुआत में भले ही दिक्कत आएगी, लेकिन जब आप उसमें धीरे धीरे ही सही छोटी छोटी आपको सफलता मिलती है अगर, तो आप आगे भी, मुझे लगता है आपका परिवार, आपके दोस्त सब आपके साथ होंगे अगर आप सफलता प्राप्त करते हैं। रुचिका, पर्वतारोहण की ट्रेनिंग भी लेनी पड़ी और ली तो कब, कहाँ और कैसे? पर्वतारोही जब आप शुरू करते हैं, पर्वतारोहण जब भी आपको लगता है, तो पहले मुझे लगता है सबसे पहले इसके स्टेप्स होते हैं। हाइकिंग होती है जो कि एक दिन में आप कहीं छोटे से पहाड़ पे गए हो और आ गए हो। फिर उसके बाद में ट्रैकिंग होती है जो लगभग 5 से 7 दिन की होती है। उसके बाद आता है माउंटेनियरिंग। सो माउंटेनियरिंग इसका 3rd लेवल है और माउंटेनियरिंग में आप इक्विपमेंट यूज़ करते हो। माउंटेनियरिंग में आपको एक बहुत ही तगड़ी, बहुत ही कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। मैंने अपनी ट्रेनिंग 2019 में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी उत्तराखंड में अपनी ट्रेनिंग करी, जो कि एक बहुत माना हुआ इंस्टीट्यूट है माउंटेनियरिंग का पूरे देश में। और जब ये ट्रेनिंग ख़त्म की उसके बाद ही लगा था कि हमें कहीं ना कहीं 6000 मीटर की पीक कोई करनी है समिट। लेकिन कोविड के चक्कर में हम पिछले 2 साल से कहीं भी नहीं जा पाए, कोई माउंटेन पीक समिट नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही अभी सब माहौल ठीक हुआ तो हमें लगा चलिए ये करते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि और कितना क्या हो पाता है। पर्वतारोहण कोई करना चाहे तो उसके लिए इस तरह की ट्रेनिंग अनिवार्य होती है या कोई व्यक्ति जन्मजात पर्वतारोही भी हो सकता है? ये डिपेंड करता है कि आपकी पैदाइश कहाँ की है। क्योंकि हम वडोदरा से हैं, क्योंकि हम राजस्थान से हैं, तो हमें पता है हम +4
42 डिग्री के टेम्परेचर में हमने गर्मी देखी है। और जब हम बात करते हैं हिमालयाज़ की, तो हिमालय में टेम्परेचर जो होता है वो माइनस में रहता है। जब आप ऊंचे पर्वत पे जाते हो तो जनरली -10, -15, -20, अभी हम जब गए थे तो -30 टेम्परेचर था, रात को -35 टेम्परेचर, -40 टेम्परेचर था। बर्फ़ में हमारे बाल जम जाते थे, इतना ज़्यादा कोल्ड रहता था। तो जब भी आप पर्वतारोहण करना चाहते हैं तो उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत बिल्कुल होती है। चाहे क्योंकि हम अगर राजस्थान से हैं, पंजाब से हैं, या फिर हम और कई साउथ इंडिया से हैं, तो पर्वतारोहण की में ट्रेनिंग की आवश्यकता तो ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है ट्रेनिंग के साथ में। ब्रीदिंग आपको कैसे लेनी है, आपको स्टेप्स कैसे चलने हैं, आपके इक्विपमेंट आपको कैसे उपयोग करने हैं। क्योंकि पर्वतारोहण का जब नाम लेते हैं तो आप की समझिए टेक्निकल इक्विपमेंट की ज़रूरत होती ही है। आप अगर नॉर्मल हाइकिंग और ट्रैकिंग कर रहे हैं तो वो तो आप आज शुरू कर सकते हैं, अभी शुरू कर सकते हैं बिना किसी ट्रेनिंग के, क्योंकि ये तो एक बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। आप ट्रैक कर सकते हैं तो आपको अपना शरीर का पता चलता है कि मैं ऊंचाई पे सर्वाइव थोड़ा सा कर पाऊंगा कि नहीं। आपको मज़ा आ रहा है वो करने में, फिर आप ट्रेनिंग करते हैं उसके बाद में। तो मेरे ख्याल से ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा आवश्यक चीज़ है। ट्रेनिंग के बिना ना तो आप रेडियो में कुछ कर सकते हैं, ना आप माउंटेनियरिंग में कुछ कर सकते हैं, ना आप ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं। ट्रेनिंग इज़ मस्ट। रुचिका, पर्वतारोहण में आपकी देह, आपकी बनावट, आपके जो वंशानुगत जीन्स होते हैं उनका भी कोई महत्व होता है? यानी ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कि जैसा जिक्र भी हो रहा था, शेरपा मान लीजिए, वो 10 दफ़े, 12 दफ़े, 15 दफ़े, इवन एडमंड हिलेरी जब पहली बार एवरेस्ट चढ़े तो उनके साथ तेंजिंग बतौर शेरपा उनके साथ थे। तो शेरपा के लिए एक पर्वत चढ़ना बहुत आसान बात है और हम लोगों के लिए हो सकता है कठिन हो। तो ये सारी चीज़ें, यानी वंशानुगतता, आप कहाँ पर हो, आपका क्या माहौल है, क्या बिल्ट है, इनका भी योगदान आपके पर्वतारोही होने में होता है? जी, कहीं ना कहीं जैसे आप शेरपा की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनका योगदान होता है, क्योंकि हम भारत में रहते हैं और भारत में हिमालयस नॉर्थ साइड तो जो संख्या है वो कम है, और जो हमारी दूसरे जो दिशाएं हैं वहाँ पे, जैसे हमारी साउथ की बात करते हैं या राजस्थान की बात करते हैं, हमारे दूसरे स्टेट की बात करते हैं, तो हम सब लोग कहीं ना कहीं गर्मी के अंदर है और हमारी शरीर की बनावट जो है वो यहाँ के तापमान के हिसाब से एडजस्ट हो चुकी है। और हमारे पेरेंट्स जो हैं वो कभी उन्होंने पर्वतारोहण नहीं किया है, तो ऐसा बोलते हैं शेरपा के तो फेफड़े भी बड़े होते हैं हमसे ज़्यादा, वो सांस ज़्यादा लंबी ले सकते हैं, लेकिन हम नहीं ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिस मेक्स यू द माउंटेनियर। तो आपको प्रैक्टिस करती रहनी है, और जो आपकी प्रैक्टिस है डेली, आपको डेली रनिंग करनी है, डेली आपको एक्सरसाइज करनी है, डेली आपको साइकिलिंग करनी है, डेली आपको बहुत सारी ऐसी डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज जो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं शुरुआत में दर्द देगी, लेकिन आपका बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएगी और आपका स्टैमिना बिल्ड करेगी। तो ये जो है प्रैक्टिस ज़्यादा मायने रखती है। शेरपा और इनके लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि ये उनका काम है, और उनके बच्चे जो होते हैं वो जब पहाड़ी लोगों की बात करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा बोलते हैं कि उनके अंदर ये स्ट्रेंथ अपने आप होती है, लेकिन जो आम इंसान है, हम जैसे लोग हैं, हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब से। आखिर में हमारा लक्ष्य क्या है वो मायने रखता है, चाहे आप पहाड़ी हो या फिर आप सी लेवल पे रहते हो। अतिरिक्त रूप से पर्वतराई होने के बाद क्या क्या चीज़ें करती हो? कितनी एक्सरसाइज करती हो, कितनी रनिंग करती हो, या फिटनेस या खाने पे भी कुछ अलग चीज़ें जिन पर ध्यान देती हो? जी सर। तो जब हम बात करते हैं कि हमें कोई माउंटेनियरिंग के लिए तैयारी करनी है या हमें कोई पीक सबमिट करना है, तो या हमारा कोई प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए आपको कम से कम डेली 5-6 किलोमीटर, जो मैंने किया था इस एक्सपीडिशन पे जाने से पहले, 5-6 किलोमीटर डेली रनिंग करनी पड़ती थी। उसके बाद साइकिलिंग करनी पड़ती थी हमें 5-6 किलोमीटर, और डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज मर्फी जैसे बहुत सारी ऐसी कार्डियो होते हैं वो करने पड़ते हैं। मर्फी होता है, आपको जिम की बहुत सारी एक्सरसाइज भी होती है वो भी करनी पड़ती है। तो और खाने पीने में तो आप देखिए कि हेल्दी फूड आप कितना ले सकते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है।
और क्योंकि मुझे फूड का बहुत ज़्यादा शौक है, तो इस वजह से मेरा टारगेट रहता था कि अगर मैं आज ये टारगेट पूरा कर लूँगी तो मैं आज कुछ अच्छा एक चीज़ खाऊंगी। तो वो एक चीज़ रहती थी। और ठीक है, खैर वो सब मायने इतना ज़्यादा नहीं रखता है, लेकिन आप एक अच्छा खाना खाएं, 2 टाइम का मील, और आपका ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए। ये सारी जो एक बेसिक चीज़ें हैं, ब्रेकफास्ट आप हैवी लीजिए, लंच आप थोड़ा लाइट लीजिए, और डिनर आप बिल्कुल लाइट लीजिए। ये जो योगी का एक जो होता है हेल्थ डाइट, वही फॉलो करना होता है। और वेजिटेरियन हूँ मैं, तो प्योर जैन हूँ, तो हमने पूरा जैन डाइट फॉलो किया है और वेजिटेरियन फूड खाया है। उसके बाद में भी स्ट्रेंथ मिली है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, रनिंग, साइकिलिंग, एंड कंटिन्यूसली फोकस ऑन द ड्रीम व्हाट आई वांट टू डू। ये बताओ कि एक शाकाहारी व्यक्ति को अतिरिक्त रूप से प्रोटीन के लिए क्या कुछ अतिरिक्त खाना पड़ता है, या कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें ज़्यादा उपयोग में लेनी पड़ती हैं भोजन या पीने में? सर जनरली आप पानी बहुत ज़्यादा पीने के लिए कहते हैं। आप पानी जितना ज़्यादा पिएंगे उतना हेल्दी आप रहेंगे। माउंटेन में भी जब आप जाते हैं तो आपको ये कहा जाता है कि अगर आपको ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो आपको यही बोलते हैं, वो इसी रीज़न से होती है कि आप पानी ज़्यादा पीजिए। आप जाइए, आपको 3-4 लीटर पानी लगभग, जाते आप 5000 मीटर पे हैं तो आपको बोलते हैं पानी आपको रेगुलर आपको पीते रहना पड़ेगा। अगर आप पानी पिएंगे तो आपका बॉडी एक्लिमेटाइज हो पाएगा। आपके कान खुले रखने पड़ते हैं आपको, ताकि आप बॉडी एक्लिमेटाइज कर सके। पानी पिएंगे तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और आप हेल्दी रहेंगे। खाने की बात मैं करती हूँ, प्रोटीन में वेजिटेरियन हूँ, तो हमने जैसे माउंटेन पे तो हमने बहुत चावल दाल खाया है, इतना ज़्यादा चावल दाल खाया है ताकि हमें एक एनर्जी मिले। लोग बोलते हैं पहाड़ों पे आप मैगी वैगी ये सब चलता रहता है, बट मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि उससे आपको स्ट्रेंथ नहीं मिलती है, उससे आपका पेट भर जाएगा। लेकिन आपको जो एक पावर चाहिए होती है, एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है ऊपर चढ़ने के लिए, आपका पूरा बॉडी का एनर्जी लगता है जब आप जुमारिंग करते हैं, तो उस टाइम पर आपका ये जो हमारा अनहेल्दी डाइट है ये कुछ काम नहीं आने वाला है। अल्टीमेटली जो हमारा खाना है, जो जैसे हमने चावल के थ्रू हमने सर्वाइव पूरा किया था, 6 दिन हमने सिर्फ चावल खाए हैं, चावल दाल और चावल और दाल, हमारा 1 टाइम मील होता था और सिर्फ चावल दाल पर हम सर्वाइव किए हैं। और आप जब यहाँ हैं, जब मैं यहाँ पर थी तो यहाँ पर भी हमने जैसे प्रोटीन, पनीर बहुत खाया था। उसके बाद जैसे ऐसा बोलते हैं कि आप समवेयर पानी बहुत पिएंगे, जूसेस पीजिए तो उससे आपको हेल्दी मिलेगा। ओट्स खाइए, आपको ओट्स से भी बहुत, तो ऐसा मतलब मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है। वेजिटेरियन है तो भी इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको स्ट्रेंथ के लिए। आई हैव नेवर एवर ईटन एग्स। लोग बोलते हैं एग्स खाना बहुत ज़रूरी है, मुझे नहीं लगता आपको अपने, अगर आप नहीं खाते हैं तो आपको खाना ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने नहीं खाया है। और उसके बाद में भी आई थिंक दूसरे और भी बहुत सब्स्टिट्यूट है जिससे आप इसको पूरा कर सकते हैं। रुचिका, ये बताओ कि पर्वतारोही बनते हैं या बनाए जाते हैं? पर्वतारोही बनते हैं या बनाए जाते हैं, ये आप खुद डिसाइड करते हैं। आप अगर किसी के द्वारा कुछ बनाए जाते हैं तो आपकी अपनी पहचान कहाँ है फिर? यदि आप खुद कुछ बनना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा, चाहे वो पर्वतारोही नहीं, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। आपको पर्वतारोही बनना है, आपको एथलीट बनना है, आपको बैडमिंटन चैम्पियन बनना है, ये आप डिसाइड करते हैं। बनाया जाना या फिर खुद बनना, मुझे लगता है कि आप खुद अपने लिए क्या डिसीजन लेते हैं, आप अपने लिए खुद क्या बनना चाहते हैं, या आप किसकी तरफ आकर्षित होते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ चीज़, उसके लिए मुझे लगता है बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें आपको कोशिश करके देखनी पड़ेगी कि मैं ये भी करता हूँ, मैं ये, लोग बोलते हैं सब चीज़ें एक साथ नहीं करनी चाहिए, पर मेरा मानना है कि आप जब तक करेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप किस में बेस्ट हैं। क्योंकि मैं बचपन से स्पोर्ट्स में थी हमेशा से, पर मैंने माउंटेनियरिंग कभी ट्राई नहीं किया था। लेकिन जब एक दफ़े हमारी माताजी ने बोला कि बेटा आपको लड़का देखने आने वाला है, जब हम 25 के थे तो 24-25 में जब मम्मी ने कहा कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो मैंने बोला मैं तो अभी जॉब वॉब मेरी लगी है, अभी तो मैंने जीना शुरू किया है, अभी आप मुझे शादी के झमेले में कहाँ फंसा रहे हो। तो
आई हैव टेकन डिसीजन टू गो एट हिमालयाज, और वो जर्नी जब शुरू हुई है, वो जर्नी अभी तक ख़त्म नहीं हुई, वो जर्नी चलती रहेगी आगे भी। और दैट वाज द डिसीजन व्हाट आई हैव टेकन फॉर मी। वो एक मतलब मुझे लगता है कि एक हमारा डिसीजन था जो मैंने अपने लिए लिया था कि मुझे इन सब झमेलों में नहीं पड़ना है, अभी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। और मुझे अभी पहाड़, मतलब मुझे पहाड़ चढ़ने नहीं, वो तो मुझे पता नहीं था, बस मैं चली गई थी। और चली गई, उसके बाद में जब मैंने किया ट्रैकिंग तो मुझे इतना अच्छा लगा, एंड आई हैव कंटिन्यूड दिस। तो मुझे लगता है कि बनाए जाते हो समवेयर, अगर वो सब नहीं होता तो मैं कभी जाती ही नहीं पहाड़ों पे। तो मुझे लगता है सब चीज़ें, सबका मुझे लगता है पूरी प्रकृति आपको वो सब चीज़ें करने के लिए प्रेरित करती है कहीं ना कहीं, और वो संयोग वैसे ही बनते हैं कि आपको क्या बनना है और आप क्या बनना चाहते हो, तो उसके लिए निरंतर प्रगति होती रहती है। रुचिका, गर्ल पावर, उसका तुम खुद एक प्रमाण हो। देखा जाए तो हमारे समाज में लड़कियों ने अपनी जगह बनाई है और बनाती जा रही हैं, और भारत में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर लड़कियाँ आगे नहीं हैं। और अब तो कई क्षेत्र ऐसे हो गए जहाँ पर, जैसे ओलंपिक में हम जाते हैं तो पहला पदक भी एक महिला ही जीतती है। तो महिलाओं और ख़ास तौर पर गर्ल पावर, इन्होंने इस देश में जगह बनाई है, भारत देश का नाम देश से बाहर भी किया है। बताओ कि हम लोग, ख़ास तौर पर हमारी लड़कियां जिनमें तुम शामिल हो, इतना आगे आ पाई, इनमें किन किन चीज़ों का बहुत योगदान है? जी, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो हमारा मिशन था, जो हमारा माउंट कुन 6500 मीटर पर जो हमने पूरा किया है, वो हमारा एक प्रोजेक्ट था शिक्षारोहण। शिक्षारोहण SHE, शी जो कि लड़कियां, और शिक्षा यानी एजुकेशन, तो और रोहण यानी चढ़ाई। तो ये जो लड़कियों के लिए एक एजुकेशन की चढ़ाई, ये पूरी डेडिकेटेड जो थी वो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को थी, क्योंकि मैं पिछले 5 सालों से शिक्षा की फील्ड पे काम कर रही हूँ, NGO में काम कर रही हूँ। तो ये जो चढ़ाई डेडिकेटेड तो गर्ल्स को थी, और वो क्यों थी उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि यदि लड़कियां पढ़ेंगी तो अपने डिसीजन खुद ले पाएंगी। कहने का मतलब है, अगर आप पढ़ाई लिखाई करेंगी तो आपकी नौकरी लगेगी या आप बिज़नेस कर पाएंगे। और ये एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले मेरी ज़िंदगी में भी किया है। इस वजह से मैंने ये मिशन लेके चली थी, मतलब मैं ये मिशन लेके चली थी कि लड़कियां पढ़ेंगी तो नौकरी कर पाएगी, नौकरी कर पाएगी तो पैसे कमा पाएगी, पैसे कमा पाएगी तो खुद के डिसीजन खुद ले पाएगी। उनको फाइनेंशियली किसी पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप फाइनेंशियली किसी पर डिपेंडेंट होते हो तो आप शायद सोचते हो कि जैसा ये बोल रहा है वैसा कर लेता हूँ। लेकिन जब आप खुद कमा रहे हो, जब आप खुद के पैरों पे खड़े हो, तो मुझे लगता है आप अपने डिसीजन खुद लेते हैं कि चाहे ये अगर मुझे कुछ कह भी रहे हैं, लेकिन मेरे पास अपनी चीज़ें हैं, मैं अपनी चीज़ें खुद कर सकती हूँ, तो मुझे शायद किसी पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। तो लड़कियों के लिए मेरा एकमात्र चीज़ जो आप बोल रहे हैं योगदान क्या रहता है, तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, अपनी बेटियों को जितना पढ़ना है आप उन्हें पढ़ाई पर फोकस कराइए। अगर वो खेल में बहुत इंटरेस्टेड है तो उनको खेल के लिए कोचिंग करवाइए, ट्रेनिंग करवाइए। यदि वो किसी भी फील्ड में इंटरेस्टेड है, उनको किसी चीज़ के लिए रोकिए मत। एक बार उनको मौके की ज़रूरत होती है, अगर उनको मौका मिल जाए तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती हैं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे मौका दिया इस चीज़ के लिए, या मुझे पढ़ाया लिखाया। मैंने इंजीनियरिंग की थी CTI उदयपुर से। जब इंजीनियरिंग करने के बाद में जब मेरी जॉब लगी, तो मैं वही बता रही हूँ कि जब या तो मम्मी उस टाइम पे, मतलब या तो शादी हो जाती और आप एक नॉर्मल लाइफ जीते जैसे सब लोग करते हैं। ऐसा मैं मना नहीं कर रही कि वो चीज़ नहीं, वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा क्या, इसके अलावा आपकी अपनी पहचान क्या है इस दुनिया में। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाई, अपनी नौकरी कर पाई, अपने पैसे कमा पाई और अपने डिसीजन खुद ले पाई कि मुझे ये करना है, और उसके लिए कहीं ना कहीं लड़ पाई। शायद आप चाहे कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं होता है लोगों में शुरुआत में, मतलब लोगों में नहीं होता है। पेरेंट्स को तो फिर भी आप समझाते हो थोड़ा बहुत, लोगों में नहीं होता है। लेकिन मुझे लगता है शायद टाइम के साथ जैसे जैसे आप अपने आप को प्रूव करते जाओगे, वैसे वैसे लोग आपकी बात सुनते जाएंगे और समझते जाएंगे, अच्छा ये जो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है, क्योंकि आपको प्रूव। तो अल्टीमेटली पढ़ाई एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। पैसा कमाना कहीं ना कहीं पढ़ाई पे डिपेंडेंट हो गया है आजकल, तो शायद इस वजह से मुझे लगता है कि पढ़ाई
एक मेजर रोल है और सबको अपने बच्चों को बच्चियों को पढ़ाना ज़रूर चाहिए और पूरी एजुकेशन उनकी करवानी चाहिए। समाज के बहुत सारे तबकों और समुदायों में अभी भी लड़के और लड़की का भेद दुर्भाग्य से हमारे यहाँ पर मौजूद है, और इसमें ख़ास तौर पर आप देखेंगे तो जो ग्रामीण अंचल है वहाँ पर ही परेशानी ज़्यादा है। यानी अगर दूध भी एक गिलास उपलब्ध है तो लड़का लड़के को पहले दिया जाएगा, और लड़की है तो शायद उसे ना दिया जाए या कम दिया जाए। यानी बहुत छोटे स्तर पर भी ये भेदभाव होता है। तो ये बताएं कि ये भेदभाव धीरे धीरे कम हो ना हो पाए, इसके लिए क्या करें? देखिए, ग्रामीण अंचल की जब हम बात करते हैं तो अगेन वही चीज़ आती है कि वहाँ पर उन पेरेंट्स को, उन लोगों को हम इस चीज़ के लिए कितना मोटिवेट कर रहे हैं, कितना इंस्पायर कर रहे हैं कि आपको अपने जितना आप बेटों को पढ़ा रहे हो उतनी बेटियों को भी पढ़ाना है। जब तक बेटी आपके पास है आप ये चिंता मत कीजिए कि तो इसको हमने पढ़ा लिखा लिया, इसकी नौकरी लग गई, इसकी शादी हो जाएगी तो चली जाएगी। आप ये सोचिए कि उसका जीवन बन जाएगा। यदि खुदा ना खास्ता उसके साथ कुछ ऐसा हो गया, उसका पति नहीं रहा बाई चांस, तो उसके पास अपने हाथ में अपनी रोजी रहेगी कम से कम। तो ये एक अपन को उनके लेवल पे जाके ये चीज़ समझानी पड़ेगी, क्योंकि हम अभी जब क्लासेस लेते हैं कच्ची बस्ती ग्रामीण क्षेत्र में, जब हम जाके क्लासेस लेते हैं बच्चों की, तो वहाँ पे बच्चों के पेरेंट्स को यही समझाते हैं कि कुछ भी हो जाए आप इनकी पढ़ाई मत रोकिए, चाहे लॉकडाउन लग जाए। हम उनको पढ़ाते थे वीकेंड छुट्टियों पे जाकर, हर वीकेंड जाके हम उनकी क्लासेस लेते थे मैथ्स और इंग्लिश की, ताकि वो बच्चियाँ पढ़े और अपना नाम रोशन करे, कहीं ना कहीं अपने डिसीजन खुद ले पाएँ। क्योंकि यदि अगर उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी इस लॉकडाउन के चक्कर में या स्कूल्स बंद है इस चक्कर में, और उनके पेरेंट्स ने गलती से भी उनकी शादियाँ करवा दी, तो उनका तो जीवन कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ ग्रामीण अंचल में जाकर यही चीज़ें समझाने की ज़रूरत है, या वहाँ के लोगों को, वहाँ के, मुझे लगता है कि हम सब युवा लोग हैं और हम सबको कहीं ना कहीं 1 घंटा तो मिलता होगा शायद पूरे एक सप्ताह में, जो मैं करती हूँ, मैं तो वो बताना चाहूँगी। 1 घंटा हम लोग कच्ची बस्ती में जाके क्लासेस लेते हैं बच्चियों की। तो हमारे आसपास जितने भी कोई कच्ची बस्ती या कोई एरिया है ऐसा जहाँ पर कम एजुकेटेड लोग हैं, वहाँ पे जाके हम इस चीज़ की अलग जगह है कि अपने बच्चों को पढ़ाना है। 1 घंटे का कोई सेशन ले कि भाई पढ़ाई से संबंधित उनको एक गाइडेंस दे कहीं ना कहीं। तो ये शायद एक कहीं ना कहीं चेंज आ पाएगा ग्रामीण बस्तियों में। मतलब मुझे लगता है वही पढ़ाई से ही वो ऊपर उठ पाएंगे, इसके अलावा कोई याद। रुचिका, अब बात करते हैं उस अभियान की जिसकी वजह से तुमने शहर का नाम रोशन किया, माउंट कुंद। ये बताओ कि ये अभियान कैसा था, क्या क्या उसमें कठिनाई आई और कैसे सफलता प्राप्त की? माउंट कुंद की जो जर्नी थी वो उदयपुर शहर से शुरू होकर दिल्ली, उसके बाद जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, उसके बाद कारगिल में, लद्दाख क्षेत्र में कारगिल जो शहर है वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। और यहाँ पे पूरे जर्नी के दौरान हमने जितनी भी बच्चियाँ को हम जितना इंस्पायर कर सकते हैं पढ़ाई के लिए उतना हमने किया। और जब हम कारगिल पहुँचे तो वहाँ एकमात्र सीनियर सेकेंडरी स्कूल जहाँ पर हिजाब में लड़कियाँ पढ़ाई कर रही थी, उनका पूरा एक मतलब लगभग 300 लड़कियाँ होंगी, उनका पूरा सेशन लिया इस चीज़ को लेकर कि पढ़ाई करना आपको कंटिन्यू है, इसको किसी भी केस में छोड़ना नहीं है। दिल्ली जाके आपको पढ़ाई करनी है या राजस्थान जाके आपको पढ़ाई करनी है, आप पढ़ाई पूरी कीजिए। तो ये हमने एक अभियान वहाँ पे चलाया। उसके बाद हमारी जर्नी जो शुरू हुई माउंट कुंद की, वो शपथ नाला जो हमारा कारगिल से लगभग 3 घंटे की दूरी पे थे, हम लोग बस में गए। उसके बाद वहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है जहाँ पर कोई बस कोई परिंदा पैर नहीं मारते हैं, वहाँ हमें जाना था। तो आपको पैदल अपना ट्रैक, अपना 30 किलो का बैग कंधे पे उठाकर आपको लगातार ट्रैक करना था। लगभग 21 दिनों की ये जो जर्नी थी, इसमें हमने 21 दिन में पूरे 21 दिन में लगभग 17 दिन हमने पूरा एक्सपीडिशन कंप्लीट किया होगा। ऊपर चढ़ना उतरना सब कुछ मिला के 17 दिन। और हमारा ये जो बैग था वो कंटिन्यू हमारे कंधे पे रहता था। और 8 से 10 घंटे चढ़ाई रेगुलर हर दिन करनी है। फिर आपको टेंट लगाना है, फिर आपको सोना है। और जब हम ऊपर चढ़ते गए, क्योंकि जब आप 4000 मीटर तक थे तब तक तो ठीक है, तब तक तो नॉर्मल चीज़ें नॉर्मल, आपको आपका टेंट वेंट सब बर्फ़ नहीं होती थी। लेकिन 4000 मीटर के बाद 6,500 मीटर तक की जो जर्नी थी वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। मैं आपको बता रही हूँ कि शायद 3 से 4 बार मुझे ऐसा लगा कि
कि मैं घर पहुंच पाऊंगी या नहीं। इतना डिफ़िकल्ट, बिना इक्विपमेंट के तो आप एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। पूरे टाइम इक्विपमेंट लगे हैं, जो आईसेक्स होते हैं आपके, वो ज़रूरत थी। उसके बाद क्रैम्पॉन के बिना आप चल नहीं पाते थे, और वो जो जूते होते थे वही 5-5 किलो के जूते खाली हमारे पैर में लगे रहते थे, और उन जूतों के साथ, क्रैम्पॉन्स के साथ बर्फ़ की चढ़ाई इतनी ज़्यादा कठिन थी। ज़ुमारिंग के सहारे आपको चढ़ना था, इतनी कठिन दीवार जिसमें आप पीछे पलटे तो आपको लगे कि आप शायद ख़त्म हो जाएंगे अगर आपका पैर फिसला यहाँ से। तो रोप के सहारे आपको बंधे रहना पड़ता था, और वो जो आपका 30 किलो का बैग था वो परमानेंट आपके कंधे पे ही है, कोई उसमें कमी पेशी नहीं थी, क्योंकि आपका स्लीपिंग बैग आपके साथ रखना होता था, आपका मैट आपके साथ, खाने के पैकेट्स आपके साथ रखने होते थे। खाने के पैकेट या पानी पीने की बात करूँ तो बर्फ़ जो होती थी, क्योंकि पानी हिमालयाज़ से नीचे आता है तो नदी बन जाती है, लेकिन हिमालयाज़ पे ही हो आप तो आप क्या करोगे। तो वहाँ पर जो स्नो होती थी उसी को आपको बर्नर में गर्म करना होता था, वही पानी बनता था, उसी की चाय होती थी, और उसी में हमारा जो पैक्ड फूड होता था उसको हम गर्म करते थे और खाते थे। डिफ़िकल्टी लेवल की एक और मैं बात करती हूँ कि जब ये वॉल चालू हुई थी, 1000 मीटर की वॉल थी, इतनी कठिन थी, और बीच में 500 मीटर तक हम 8 घंटे तक चढ़ पाए, उसके बाद हमें रेस्ट लेना पड़ा, और वो बिल्कुल रिज पर हमारा टेंट लगा था। मानो एक ज़ोर से हवा का झोंका आया और हमारा टेंट अगर नीचे चला गया तो हम शायद वापस नहीं लौट पाते, लेकिन फिर भी ऐसा खुदा की रहमत ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा सब कुछ ठीक से हुआ। और जब हमारी वॉल ये जब चालू हुई थी, जब मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड्स का पहला दिन था, और इतनी डिफ़िकल्ट वो वॉल थी, मुझे लग रहा था कि भगवान या तो मैं घर चली जाती हूँ या फिर मैं आज वॉल पूरी कर लेती हूँ। तो एक बहुत डिफ़िकल्ट लेवल, जब लड़कियों की बात करते हैं तो थोड़ा सा एक अलग डिफ़िकल्ट लेवल आ जाता है बॉडी वाइज, क्योंकि कहीं ना कहीं आप शरीर से चढ़ रहे हो और आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, तो भी आपको पुश करके आपको करना ही है। आप भूल जाओ सब चीज़ें दूसरी शरीर में चल रही है, आप बस चढ़ते जाओ ऊपर। तो ये एक चीज़ थी। उसके बाद ऊपर जाकर पानी की बहुत कमी, ऐसा लगता था पानी हर बार आपको पीना है, लेकिन पानी मिलता नहीं होता था, बर्फ़ मिलती थी, तो आप थोड़ा बहुत जो पानी बचता था उसमें बर्फ़ गलाते थे, उसमें बर्फ़ डालते थे, या सिर्फ बर्फ़ खाते थे कभी कभी, तो जब इतनी प्यास लगती थी, इतना चढ़ना पड़ता था। तो कहने का मतलब जर्नी डिफ़िकल्ट थी, और मेरा चेहरा पूरा स्नो बर्फ़ की वजह से और धूप की वजह से पूरा चेहरा मेरा आप कह सकते हो जल गया था। और लेकिन अब वो नीचे जब आते गए तो थोड़ा ठीक, अभी बेटर हुआ है, लेकिन पिछले 1 वीक में मेरा पूरा स्किन निकलता जा रहा है, अभी भी ब्लैकनेस है, पूरा टैनिंग है स्किन पर कोई दिक्कत नहीं है जब आप चीज़ें कर लेते हो, और ऐसा लगता है ये सब तो चलो हिमालयस का गिफ्ट है, तो इसे एक्सेप्ट करो और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो यही मेरी जर्नी थी, और मैं चाहती हूँ कि शायद ये जो लड़कियों को लेके एक अभियान था कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, शिक्षा रोहण की ये जो जर्नी थी, ये बस उदयपुर वासियों का इतना आशीर्वाद, और जो मैं आपको बता देती हूँ कि पूरा मेरा स्पॉन्सर्ड ये जो यात्रा थी, इसमें नगर निगम उदयपुर ने हमारा बहुत साथ दिया, चॉकलेट रूम उदयपुर ने बहुत साथ दिया, और रम्या रिजॉर्ट उदयपुर, इन तीनों ने हमारा बहुत सपोर्ट किया। मेरी फ्रेंड्स और फैमिली, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। विदाउट ऑल ऑफ देम आई कुडंट डू दिस, एंड उदयपुर वासियों का सपोर्ट था ये कि कहीं ना कहीं पर्वतारोहण को एक सपोर्ट मिल रहा है। हम लोग क्योंकि मरुधरा में रहते हैं, यहाँ पर मुश्किल होता है, लोग जानते भी नहीं है क्या है, लेकिन फिर भी बहुत साथ मिला। रुचिका, जब सबसे ऊपर चढ़ गई शिखर पर, वो अनुभव कैसा था? वो अनुभव मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन आंखों में आंसू, और जब हाथों में तिरंगा हो, तो मुझे लगता है इस अनुभव को बयां करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप समझ सकते हैं कि वो किस लेवल का अनुभव होगा, आप क्या फ़ील करते हो जब आप पहुंच जाते हो, जब आपको लगता है कि हाँ ठीक है, आपने कर लिया, सब कुछ वर्थ हो गया है यहाँ तक आना। लेकिन ऐसा कहते हैं कि आपका जो माउंटेनियरिंग का जो प्रोजेक्ट है वो तब पूरा होता है जब आप नीचे आ जाते हैं जिंदा, एक ही पीस में आप नीचे आ जाते हैं, तब आपको मानते हैं कि आपने पूरा किया है। लेकिन शिखर पे बिल्कुल, जब आप पूरा 6500 मीटर पर जब इतना ऊपर हो, जब आप सारी चोटियाँ देख रहे हो, नंदा देवी देख रहे हो, आप K2 देख रहे हो, तो आपको लगता है कि हाँ, यहाँ आना सब कुछ वर्थ हो गया है। K2 देख रहे हो आप अपनी आँखों से, K2 आप जहाँ जा नहीं सकते हो क्योंकि पाकिस्तान में मुश्किल भी बहुत है वो, मुश्किल टेक्निकल पीक है, प्लस
इंडियंस की एंट्री नहीं है K2 के लिए, आपको परमिशन नहीं मिलती इंडियंस को, क्योंकि वो पाकिस्तान का पीक है। और देखते हैं, अगला टारगेट माउंट एवरेस्ट है और जल्द ही इसकी तैयारी शुरू करेंगे हम, और विद इन 1 ईयर 2022 का टारगेट है और उम्मीद करते हैं ये भी जल्दी पूरा करें। रुचिका, अब क्या सपने हैं? क्योंकि एक चीज़ तो तय है कि जो भी व्यक्ति पर्वतारोहण करता है तो सबसे बड़ा शिखर माउंट एवरेस्ट, तो हर एक का सपना होता है कि माउंट एवरेस्ट वो चढ़े। लेकिन जैसा कि बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि K2 भी वो चढ़े, क्योंकि वो बहुत उसकी ऊंचाई थोड़ी कम हो सकती है लेकिन उसे बहुत मुश्किल भी माना जाता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि 7 या 8 पीक्स जो हैं 7 summits वो ज़रूर करें। तो बताओ कि क्या क्या सपने हैं? सर, फिलहाल तो मैं एक टारगेट लेके चल रही हूँ कि 8,000 मीटर प्लस माउंट एवरेस्ट जो है वो समिट हो। उदयपुर शहर से किसी ने नहीं किया है पहले, और ख़ासकर लड़कियों में से, तो मुझे लगता है एक पहले बालिका बनने का सौभाग्य मिलेगा। और ऐसा लगता है माउंट एवरेस्ट तो आपने बता ही दिया है कि हर पर्वतारोही का एक सपना होता है। बिल्कुल ये सपना, अभी फ़िलहाल ये सपना है, उसके बाद अगले सपने हम तय करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो यही सपना है। क्योंकि इसका जो खर्चा होता है 30 लाख रुपए तो इसका खर्च होता है लगभग। उसमें इंश्योरेंस भी होता है, उसमें आपका एक्सपीडिशन भी होता है, शेरपा भी होते हैं, तो इसका खर्च बहुत ज़्यादा है। लोग अपने घर लोन देकर भी माउंट एवरेस्ट समिट करने जाते हैं। मेरे पास तो घर भी नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि शायद उदयपुर वासियों का, राजस्थान का सपोर्ट रहेगा तो माउंट एवरेस्ट 2022 में ज़रूर हम लोग इसको पूरा करेंगे। फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, और वो माउंट एवरेस्ट समिट करना। और उम्मीद करती हूँ कि इसकी तैयारी हमारी बस अगले महीने से शुरू हो जाएगी। इसकी प्रैक्टिस, ऊंचाई की चढ़ाई, मतलब चढ़ाई के लिए प्रैक्टिस की बात करती हूँ, या फिर एडवांस कोर्स की बात करती हूँ, तो वो भी लिस्ट में है। तो काफ़ी कुछ तैयारियाँ अभी हैं और टारगेट है। तो फ़िलहाल माउंट एवरेस्ट, उसके बाद कि मैं तो ये जब होगा तब देखा जाएगा कि अगला क्या करना है। रुचिका, जाते जाते संक्षेप में उदयपुर को, लोगों को और ख़ास तौर पर लड़कियों को क्या कहोगी? उदयपुर वासियों को यही कहूँगी कि हमारा शहर अब एक प्रगति की ओर है। हमारा शहर आगे बढ़ रहा है। सोच की बात करूँ मैं, या फिर हमारे शहर की स्मार्ट सिटी की बात करूँ मैं। अब सिटी तो स्मार्ट बन रही है, लेकिन हम सब अपनी सोच को भी स्मार्ट करें। और इसी तरह से आप, जैसे मेरे को इतना सपोर्ट मिला है, इतना प्यार मिला है लोगों का, तो ऐसा लगता है कि लोगों को एक्सेप्टेंस आ रहा है चीज़ों का, और ये कंटिन्यू रहे। अब हम किसी को भी ये नहीं सोचे कि यार ये क्या करेंगे, या ये लड़की है तो ये क्या कर लेगी। आप किसी को भी उस नज़र से मत देखिए। भले ही हमारा उदयपुर छोटा है, लेकिन हमारी सोच मेट्रो सिटी जैसी होनी चाहिए, ताकि हमारे लोग वैसा काम कर सके। बड़े शहर और छोटे शहर सिर्फ शहरों के नाम हैं। बस हमारा शहर, हम सोचते हैं कि लोगों से तो शहर बनता है, और अगर हमारे लोग आपस में एक दूसरे का साथ देंगे तो ज़रूर हमारा शहर भी अब हमारा शहर भी एक पूरे देश में अपना नाम करेगा। और पर्यटन में तो हमारा शहर बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं चाहती हूँ अब लोग भी एक दूसरे का सपोर्ट करें और अपनी सोच को एक वास्ट लेवल दे, बढ़ावा दे। अगर उनकी बेटियां बाहर पढ़ना चाहती है, या उनकी बेटियां बाहर नौकरी करना चाहती है, तो आप उन्हें रोके नहीं किसी भी केस में, ये सोच के कि वो लड़की है। क्योंकि आप ये सोचिए कि अगर आप अपनी बच्चियों को अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और अल्टीमेटली मैं वही बता रही हूँ कि जब मेरी इंजीनियरिंग हुई थी तब कहीं ना कहीं वो होता है, इनिशियल टाइम पे पेरेंट्स समझते नहीं है। उस टाइम पे जॉब के लिए मुझे भेजा नहीं गया था, मैंने बहुत ज़िद करी थी। फिर मुझे लगा कि यार चलो ये नहीं तो कोई दूसरी चीज़ है सही, लेकिन दूसरी चीज़ों में फिर एक्सेप्टेंस मिला। तो मुझे लगता है कि आप अपनी बच्चों को, अपनी बच्चियों को, स्पेशली बच्चों को, आप कहीं ना कहीं उनको जो करना है आप उनको बस एक हाथ दीजिए, उनको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। मेरी गारंटी है वो कुछ ना कुछ आपको उखाड़ के दिखाएंगी। और शहर, मैं जानती हूँ उदयपुर शहर वासियों को एक ही लाइन कहना चाहूँगी कि कर कुछ काम ऐसा जो यादगार बने, कर कुछ काम ऐसा जो यादगार बने, अरे वह काम ही क्या जिसका इतिहास न बने। तो हमारे शहर के लोग भी बहुत अच्छे काम करें और इतिहास बनाएं और एक दूसरे का साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहास बनाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ये थी रुचिका जैन
रुचिका, आपका हृदय से आभार।